तो अब हम चेक करेंगे कि अब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी कैसे करती है। तो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी का मतलब ये होता है कि अब हम न्यू कंपनी को की बुक्स देखेंगे कि उसने किस तरीके से एक्वायर किया है। तो जिसने एक्वायर कर लिया है उसको बोलते हैं न्यू कंपनी, यानी परचेज मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है उस दिन पे वो क्या कहती है। तो उस दिन पे वो सबसे पहले बिजनेस परचेज करने की एंट्री करती है और एक न्यू लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी की एंट्री कर देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसने एक तो क्या नाम है, एक उसने एसेट्स बढ़ा दिया है और एक उसने लाइबिलिटी बढ़ा दी है, यानी झूठ मूठ के अकाउंट ओपन कर दिया उसने। उसके बाद ऑन द इफेक्टिव डेट, यानी कि जिस दिन उसने, अब हम खरीदने जा रहे हैं, मतलब उसने झूठ मूठ के अकाउंट ओपन कर दिया, अब वो खरीदने जा रही है। तो सन्ड्री वो सारे एसेट्स एक्वायर कर लेगी, सारी लाइबिलिटी एक्वायर कर लेगी। तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट सन्ड्री लाइबिलिटी। अब जो ओपन हमने झूठ मूठ का किया था बिजनेस मतलब अकाउंट, बिजनेस परचेस अकाउंट, उसको वो क्रेडिट करके ख़त्म कर देगी। टेम्परेरी अकाउंट जो होता है, अब इन तीनों का जो डिफरेंस आएगा, या तो नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बचेगा तो गुडविल अकाउंट। अब हम आते हैं ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे, यानी सबसे पहले एक्वायर किया उसने, एग्रीमेंट किया, झूठ मूठ के अकाउंट बनाए, फिर उसने क्या नाम है इफेक्टिव डेट पे एक्वायर करे एसेट्स और लाइबिलिटी, और जो झूठ मूठ का अकाउंट था वो क्लोज कर दिया। अब आते हैं ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट की बारी होती है। तो झूठ मूठ का जो इन्होंने लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट ओपन किया था, अब उसको बंद करने की बारी। वहाँ क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट, यानी कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसके बदले उसे क्या क्या मिला, या तो शेयर कैपिटल दे सकते हैं पेमेंट के टाइम पे ओल्ड कंपनी को, शेयर कैपिटल दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, बैंक दे सकते हैं, मतलब कैश या बैंक एक होता है, डिबेंचर दे सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे सकते हैं अगर कोई है तो ये 3 एंट्री तो होती है कंपलसरी, न्यू कंपनी करती है। पहले झूठ मूठ के अकाउंट ओपन करेगी, बिजनेस परचेस अकाउंट लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर उसके सारी एसेट्स और लाइबिलिटी एक्वायर कर लेगी और फिर उसे पेमेंट कर देगी। अब हम आते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री, यानी कि पुरानी कंपनी को नई कंपनी को देने थे पैसे और नई कंपनी को पुरानी कंपनी से पैसे लेने थे। तो सिंपल हो गया। तो सिंपल जब पैसे लेने होते हैं तो उन अकाउंट को ख़त्म करने के लिए रिवर्स कर देते हैं अकाउंट। जैसे लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो यहाँ लाइबिलिटी डेबिट करके ख़त्म कर दिया। और यहाँ ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होती है हमारी, ये डेबिट होती है, तो यहाँ एसेट्स को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दे। सिंपल कॉन्ट्रा एंट्री में रिवर्स कर देते हैं एंट्री, और कुछ नहीं होता। उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ ओल्ड कंपनी, यानी कि पुरानी कंपनी के जो एक्सपेंस थे उसकी पेमेंट किया न्यू कंपनी ने, इसका ये मतलब होता है। तो कैश तो गया हमारा, तो टू कैश अकाउंट। अब गुडविल इसीलिए किया है क्योंकि एक तो ये वन टाइम पेमेंट है, इसे पीएनएल में डाल नहीं सकते हम, न्यू कंपनी पीएनएल में नहीं डाल सकती, तो इसे एज अ गुडविल यानी कि उसकी ब्रांड वैल्यू की तरह उसे ट्रीट करेगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डाल देगी, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ थी, उसकी पेमेंट करी है, तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएंगी, और कोई भी अगर कोई नई लाइबिलिटी होगी तो उसको बढ़ा देंगे। अब फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, यानी कि पुरानी कंपनी ने कुछ रिजर्व मेंटेन कर रखे थे, अब नई कंपनी उसे एक्वायर करेगी तो उसे भी वो मेंटेन करने पड़ेंगे ना रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व एक बढ़ा दिया उसने, नई कंपनी कर रही है ये, और एक झूठ मूठ का अकाउंट यानी फिक्टिशियस एसेट्स यानी फर्जी एसेट्स के हिसाब से अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट उसने डेबिट कर दिया, यानी कि ये अकाउंट उसने बढ़ा दिया। फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक्स, यानी कि इसको समझते हैं, देखो एक ए लिमिटेड थी, ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा था, मतलब खरीदा नहीं, उसने सेल किया था वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड जो ओल्ड कंपनी है हमारी, तो जैसे ही उसने सेल की थी तो ये तो पुरानी कंपनी है, तो उसके पास वो सामान बिका नहीं था, मतलब उसका क्लोजिंग स्टॉक रह गया और अनसोल्ड रह गया। तो अब जब इसने ये टेक ओवर कर लिया तो ये अब इसका भी क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो इसने जो स्टॉक यानी सेल करके वो बढ़ाया था, उसने डेटर बनाए थे वो, कि उससे तो पैसा मिलेगा। लेकिन अब जब ये खुद ही एक्वायर कर लिया तो अब तो उसके क्लोजिंग स्टॉक उसका खुद का ही रहेगा, तो एक तो स्टॉक उसने क्रेडिट कर दे क्योंकि जो उसने बढ़ाया था वो उसे कम कर देगा। और एक पिछली सेकेंड एंट्री में, इस वाली एंट्री में गुडविल ये करके ये वाला सेकेंड एंट्री, जो गुडविल अकाउंट किया तो गुडविल आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व किया तो कैपिटल आ जाएगा। इट मीन्स ये सेकेंड एंट्री पर डिपेंडेंट होता है कि स्टॉक की कोई एंट्री करते तो गुडविल, ठीक है, या गुडविल आ जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। सिंपल, अगर स्टॉक उसने मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसका हुआ है तो।
कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी अलग से एंट्री हो जाएगी। अब हम आते हैं मर्जर अकाउंट, मर्जर मेथड में बुक्स ऑफ न्यू कंपनी का ऐसा होता है। बुक्स ऑफ न्यू का ओल्ड कंपनी जो होती है वो अपनी बुक्स मेंटेन करती है, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी जो होती है वो अपनी बुक्स मेंटेन करती है। अमलगमेशन का मतलब ये होता है जब दो कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। लेकिन मर्जर मेथड में ऐसा नहीं होता। मर्जर मेथड में वो अपने आप मर्ज हो जाती है, इसे कोई फोर्सफुली मर्ज नहीं कर रहा होता। जैसे लिख रहा है एज पर सेक्शन 14 व्हेन ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन वी कंसीडर इज मर्जर मेथड। अगर जो ओल्ड कंपनी है वो 90% यानी कि जो होल्डिंग शेयर होल्डर है वो 90% एक्वायर कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स, तो वो शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी